अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 15 पार्ट है। इससे पहले हमने 14 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं ज़रूर जाके देख लें, वह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है दक्षिण चित्त शैली। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसके हमने 2 पार्ट किए हैं क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए, स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो दक्षिणी चित्रकला है उसका समय कितना माना जाता है, तो उसका जो समय माना जाता है वो 1600 से लेके 1900 ईस्वी का माना जाता है। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना, कभी कभी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर दक्षिण शैली मुख्य रूप से किससे संबंधित है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो दक्षिण शैली है मुख्य रूप से यानी कि मेन रूप से वो किससे संबंधित है, तो वो दक्षिण के जो मुसलमान लोग थे उनसे संबंधित है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी काम किया गया है वो मुस्लिम साम्राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बहमनी साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि बहमनी जो साम्राज्य है वह किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो जो स्थापना की थी वो की थी अलाउद्दीन हसन अहमद शाह द्वारा की गई थी। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर दक्षिणी शैली से पूछा जा सकता है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है कि जो चीनी पर्सलिन का मतलब होता है चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं का बाज़ार कहाँ लगता है, यानी कि कहाँ पर लगाया जाता है। तो वो मेन जो बाज़ार है वो कहाँ लगाया जाता है, बेटा बोली में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, जो कि दक्षिण शैली में पड़ता है। नेक्स्ट है कि दक्षिण शैली पर किन शैलियों का प्रभाव है। कभी कभी नहीं, बहुत बार पूछा गया है कि जो दक्षिण शैली पर उन पर किस शैली का प्रभाव है, तो ईरानी, मुगल, पाश्चात्य का। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि एक हाथी जलधारा के पास कहाँ पर चित्रित किया गया है, यानी कि कौन सी शैली में चित्रित किया गया है, तो वो किस में किया गया है, दक्षिण शैली में। ये भी चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है कि दक्षिण में विजयनगर की राजाओं की समकालीन सुल्तानों का शासन था। किसका समकालीन था, बहमीन सल्तनों का। एक चीज़ भी याद रखना कि इसमें जितने भी राज्य पड़ते हैं उनके जो संस्थापक हैं किसके समय में उनको स्थापित किया गया, तो वो चीज़ आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो मैंने सभी को इंक्लूड किया है, तो आप या तो नोट डाउन कर लेना या फिर अच्छे से रट लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शैली से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बहमनी सल्तनतों का जो सल्तनत है वो किससे घिरा हुआ है, तो वो 2 नदियों से घिरा हुआ है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि बहमनी जो सल्तनत है वो किन नदियों से घिरी हुई है, तो नर्मदा व तुंगभद्रा नदियों से घिरी हुई है। किधर ओर से, एक उत्तर साइड में और एक दक्षिण। उत्तर में है वो नर्मदा है, दक्षिण में है वो तुंगभद्रा। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना कि कौन सी नदियों से घिरा हुआ है बहमनी सल्तनत, तो नर्मदा और तुंगभद्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, जो बहमनी साम्राज्य थी उसकी नींव कब रखी गई थी। एक तो समय तो पता है कि 1600 से 1900 कब माना जाता है, लेकिन जो नींव पड़ी थी वो पड़ी थी 1317 में। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि बीदर दुर्ग का निर्माण किसने कराया था। कभी फ्रेंड्स आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो बीदर दुर्ग है उसका निर्माण किसने कराया था और कब कराया था, तो जो उसका निर्माण कराया था तो अहमद बली बहमनी ने कराया था। कब कराया था, 1432 में। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है कि जो बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण में किस राजवंश की स्थापना हुई थी, यानी कि जो बहमनी था उसके जो पतन हो गया था तो उसके बाद किस राजवंश की स्थापना की गई थी, तो उसके बारे में जान लेते हैं। जो नीचे हैं उसे 5 राज्यों में यानी कि 5 वंशों में डिवाइड किया गया था। एक था बीदर शाही वंश, ठीक है। एक था बिरार का इमाद शाही वंश और बीजापुर का आदिल शाह वंश, गोलाकुंडा का कुतुब शाही वंश और अहमदनगर का निज़ाम शाही। कभी कभी आपसे डायरेक्टली ये पूछ लिया जाएगा कि जो अहमदनगर का नगर था उसमें किस राजवंश का वंश था, तो निज़ाम शाह था, गोलाकुंडा में कुतुब शाही था, बीजापुर में आदिल शाह था। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना और ये नोट डाउन कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा,
अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो दक्षिण के राजवंश की जो पांच राजवंश थे, उसके बाद उसे जो डिवाइड किया गया था कितने में किया गया था? जो डिवाइड किया गया था 3। बहिमनी साम्राज्य की जो पतन हुआ था उसके बाद 5 में डिवाइड किया गया था, जो लेकिन बाद में जो लास्ट बचे थे वो 3 बचे थे। दो तो जो बीदर और बरार थे उनको निकाल दिया गया था, बाकी जो 3 थे बीजापुर, गोलाकुंडा और अहमदनगर, ये 3 ही बचे थे। अब इनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अभी मैंने आपको बताया था कि जो एक जलधारा के समीप बैठा हुआ हाथी कहाँ पर चित्रित थे, तो वो तो था दक्षिण शैली में, लेकिन कब चित्रित किया गया था? वो 1600 ईसा पूर्व में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि भारत में दक्षिण में स्थित स्वतंत्र राज्य, यानी कि जो 3 राज्य हुए थे उनके बारे में जानेंगे अब। पहला है हमारा बीजापुर। बीजापुर जो था उसकी जो राजवंश, वह किस राजवंश से संबंधित था? जो कि मैंने अभी ऊपर बताया था, वह आदिल शाह थे। और उसके संस्थापक यानी कि बीजापुर की जो स्थापना की थी वो कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बीजापुर की स्थापना वर्ष कब, यानी कि उसकी स्थापना किस सन में हुई थी, तो वो हुई थी 1489 में। ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। और शासक कौन कौन से थे यहाँ, यानी कि वहाँ पे शासक किस किसने किया था, तो उन सभी को मैंने सीरीज़ वाइज इंक्लूड किया है। आप नोट डाउन कर लेना या फिर सीरीज़ से याद भी कर सकते हो। पहले शासक जो थे, एक थे सुल्तान यूसुफ आदिल शाह जो पहले हुए थे, उनके बाद हुए थे इस्माइल अली आदिल शाह, उनके बाद जो हुए थे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, और जो 4th थे वो थे मोहम्मद आदिल शाह, और नेक्स्ट थे अली आदिल शाह द्वितीय, और लास्ट में जो पढ़ते हैं वो सिकंदर अली शाह। मैंने इन सभी को इंक्लूड किया है, आप इन्हें अच्छे से रट लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो इस्माइल अली आदिल शाह क्या थे, जो इस्माइल अली आदिल शाह थे वो कौन थे दक्षिण शैली में? वह एक चित्रकार थे दक्षिण शैली के। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। अगर राज्य पूछा जाता है यानी कि किस राज्य के थे वो, तो वो बीजापुर से संबंधित थे। तो इस्माइल अली आदिल शाह की पत्नी का क्या नाम था? तो क्या नाम था उनका? चांद सुल्ताना। ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। चांद सुल्ताना क्या थी, यानी कि वो चित्रकार क्या क्या थी? वे एक चित्रकार तो थी ही, साथ में ही कला पारखी भी थी, और एक विदुषी। विदुषी मतलब वादक, जो कुछ यंत्र बजाते हैं उनको बोलते हैं विदुषी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि नुजुम अल उलूम नामक ग्रंथ कब लिखा गया था, यानी कि दक्षिण शैली में जो था नुजुम उल उलाम नामक जो ग्रंथ था कब लिखा गया था? वो 1570 में लिखा गया था। ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि नुजुम अल उलूम नामक जो ग्रंथ था किस शासक के समय में लिखा गया था? कभी कभी आपसे शासक पूछ लिया जाएगा और कभी इससे सन पूछ लिया जाएगा। अगर सन पूछा जाता है तो 1570 में लिखा गया था, और किसके समय में लिखा गया था? आदिल शाह के काल में लिखा गया था, गोलाकुंडा में। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि नुजुम अल उलूम जो नामक ग्रंथ है, इसमें किस शैली का प्रभाव पड़ता है, यानी कि किस शैली से ये प्रभावित थी? तो वो दक्षिण शैली की भव्यता और फारसी भारतीय शैली की परंपराओं, यानी कि 2 शैली थी, एक तो थी दक्षिण शैली और दूसरी थी फारसी भारतीय शैली, जो उन दोनों की इंक्लूड किया गया है, यानी कि उनकी भव्यता थी दक्षिण शैली की, और भारतीय की जो पारंपरिक जो रीति रिवाज होते हैं उनको इंक्लूड किया गया है नुजुम अल उलूम में। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि कभी कभी फ्रेंड्स आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो नुजुम अल उलूम है नामक जो ग्रंथ है उसमें कितने नक्शे हैं, वह कितने चित्र हैं? तो उसमें 140 तो नक्शे हैं, और जो तालिकाएं हैं कुछ हैं 836 जो हैं चित्र हैं। चित्र पूछता है तो 836 हैं, अगर आपसे नक्शे पूछता है तो 140 हैं। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि नुजुम अल उलूम नामक जो ग्रंथ है उसका विषय क्या था? जो उसमें विषय थे, ज्योतिषी था, तंत्र मंत्र थे, हस्त शास्त्र था, और तथा कुछ विद्वान शास्त्र। तो ये भी याद रखना। तथागत दास जो फेमस जो शास्त्र होते हैं उन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नुजुम अल उलूम नामक ग्रंथ है इसमें किस शैली का मिश्रण है, यानी कि जो शैलियाँ थी वो कौन कौन सी सम्मिलित थी? तुर्की, ईरानी, भारतीय, अपभ्रंश और फारसी शैलियाँ। इन 4 शैलियों का ये मिश्रित रूप है क्या? नुजुम अल उलूम नामक ग्रंथ। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि बीजापुर के कौन सा शासक था जो अवलावली लेखक व चित्रकार थे? तो कौन थे वो?
इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, जो कि बीजापुर के थे। ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो सघन वन में खड़ी स्त्री और हाथियों की लड़ाइयाँ किस शैली का है, तो वह किस शैली का है? दक्षिण शैली के बीजापुर का। या तो शैली पूछ लिया जाएगा तो उसमें ऑप्शन में शैली, मेन शैली दे देगा, यानी कि दक्षिण शैली या राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, इस रूप में देगा। या फिर आपसे प्रॉपर दक्षिण शैली की कौन सी राज्य है, तो वो बीजापुर से संबंधित है। कौन से सघन वन में खड़ी हुई स्त्री और हाथियों की लड़ाई, तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना, फेमस चित्र है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो सघन वन में खड़ी स्त्री तथा हाथियों की लड़ाई चित्र हैं वह वर्तमान में कहाँ पर है, तो वो भारतीय इतिहास संशोधन मंडल पुणे में, जो कि ब्रिटिश संग्रहालय में। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, सघन वन में जो खड़ी स्त्री और वह हाथियों का चित्र है, उसका जो चित्र है वो तो है भारतीय इतिहास संशोधन मंडल पुणे में, लेकिन उसके कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि ब्रिटिश संग्रहालय लंदन और प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में इसके उत्कृष्ट पोर्ट्रेट संग्रहित हैं, जो कि मैंने अभी बताया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कुमातगी में बना हुआ धारागृह भित्ति चित्र किस शासक ने बनवाया था। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो कुमातगी में बना हुआ धारागृह भित्ति चित्र है वह किस शासक ने बनवाया था, किसने बनवाया था? आदिल शाह में। कहाँ पर बना हुआ है? कुमातगी में। तो ये चीज़ दोनों याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि कुमातगी में बना हुआ धारागृह भित्ति चित्र किससे संबंधित है, तो किस राज्य से संबंधित है? वो बीजापुर से। ये भी पूछ लिया जाएगा, तो आप अगर इन्हें अच्छे से याद करते हो तो आप मिस्टेक नहीं कर सकते पेपर में। नेक्स्ट है हमारा कि फ्रेंड्स, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत बार पूछा भी गया है, कि चौगान वाला चित्र कहाँ पर बना हुआ है, तो कहाँ पर बना हुआ है? बीजापुर में। आसार महल किस शैली में बना हुआ है? अगर आपसे फ्रेंड्स पूछा जाता है कि जो आसार महल है किस शैली से संबंधित है, तो वो दक्षिण शैली की बीजापुर राज्य से संबंधित है। आसार महल किसने बनवाया था? कभी आपसे फ्रेंड पूछ लिया जाएगा कि जो आसार महल था वो किसने बनवाया था बीजापुर में, तो वो मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनवाया गया था। किसमें? बीजापुर राज्य में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि जो आसार महल के लिए मोहम्मद आदिल शाह ने किन कलाकारों को बुलाया था, तो वो कलाकार कौन थे? इटालियन कलाकार थे, जो आसार महल के द्वारा बनाने के लिए मोहम्मद आदिल शाह ने बुलाए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मोहम्मद आदिल शाह के राज्यकाल में निर्मित चित्र किस संग्रहालय में संग्रहित है, यानी कि जो मोहम्मद आदिल शाह थे बीजापुर के, उनके समय के जो चित्र बने हैं वो वर्तमान में कहाँ पर हैं, तो वो हैं प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में प्राप्त हैं। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है कि जो बीजापुर में रागमाला चित्रावली किस शासक के काल में हुई थी, यानी कि जो बीजापुर में जो रागमाला चित्रावली बनी थी वह किस समय में चित्रित की गई थी, यानी किस शासक के समय में चित्रित की गई थी, तो वो सिकंदर अली शाह के समय में चित्रित की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बीजापुर समय की रागमाला किस संग्रहालय में है, अगर रागमाला पूछा जाता है तो किस संग्रहालय में है, वो बड़ौदा संग्रहालय में। हैदराबाद संग्रहालय में कुछ स्फुट यानी कि कुछ छोटे चित्र भी संग्रहित हैं। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। कभी कभी आपसे रागमाला का सीधा संग्रहालय पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मुंबई में कपड़े पर चित्रकारी बीजापुर के शासकों का विशाल पटचित्र कहाँ पर संग्रहित है, जो बीजापुर के शासकों का एक विशाल पटचित्र मिला है जो मुंबई में है, वह कहाँ पर संग्रहित है, यानी कि किस संग्रहालय में। ये भी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो कहाँ पर है वह भी? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो बीजापुर कलम के जो चित्र थे वह किस संग्रहालय में, यानी बीजापुर कलम से जितने भी चित्र हैं वह कहाँ कहाँ संग्रहित हैं, तो वो संग्रहालय पूछ लिए जाएंगे। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा, यानी कि इनमें से कौन से संग्रहालय में बीजापुर के चित्र नहीं मिलते हैं, तो उस तरीके से आप इन सबको याद कर सकते हो कि भारतीय इतिहास संशोधन मंडल में मिलते हैं, पुणे में मिलते हैं, ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ लंदन में मिलते हैं, चेस्टर बेट्टी संग्रहालय में मिलते हैं, लंदन बॉडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बीजापुर का विशाल दुर्ग
है जामा मस्जिद जैसे कि इब्राहिम रोज़ा, संत मजला महल, मेहता महल एवं गोल गुम्बद किस शासक ने बनवाए थे। यानी कि बीजापुर में जितने भी फेमस जो दुर्ग बनवाए हैं, महल बनवाए हैं, स्तंभ बनवाए हैं, वे किसके समय में बनवाए गए थे। तो वो आदिल शाही शासकों के समय में बनवाए गए थे। ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो बीजापुर में मुगल, राजपूताना और पश्चिमी शैली का प्रभाव किस शासक के समय में पड़ा था। या तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जो दक्षिण शैली में बीजापुर है, अली आदिल के समय में कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा था। तो कौन कौन सी थी वो, मुगल, राजपूताना और पश्चिमी शैली का। या फिर आपसे इन तीनों के नाम दे दिए जाएंगे कि बीजापुर में मुगल, राजपूताना और पश्चिमी शैली का प्रभाव किस शासक के समय में पड़ा था। तो वे थे अली शाह के समय में। ये चीज़ ज़रूर याद रखना। ये सभी सेम से कुछ नाम पढ़ते हैं, अली आदिल शाह हो गया या अली शाह हो गया। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद कर लेना कि कौन सा नाम किसका है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि बीजापुर में आदिल शाही राज्य का अंत कब हुआ था। यानी कि बीजापुर में जो आदिल शाही जो राज्य था यानी शासक थे, उनका अंत किस सन में हुआ था। वो हुआ था 1687 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब ने किया था। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि बीजापुर राज्य की स्थापना कब हुई थी। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि 1490 ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन किसने की थी, यूसुफ आदिल शाह ने। जैसे कि अभी मैंने ऊपर बता दिया है। आदिल शाह वंश की स्थापना किसने की थी। फ्रेंड्स, अगर आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि जो आदिल शाह वंश था उसकी स्थापना किसी, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि यूसुफ आदिल शाह ने की थी। बीजापुर का कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है आपसे कि जो बीजापुर का प्राचीन नाम था वो क्या था। तो वो विजयपुर था। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और उसमें हमें जब नहीं पता होता है तो हम वहाँ पे मार खा जाते हैं और हमारा क्वेश्चन छूट जाता है या फिर गलत हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि जो ईरानी तथा तुर्की साहित्यकारों को अपने दरबार में किसने निमंत्रित किया था। यानी कि कभी तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो बीजापुर के किस शासक ने ईरानी और तुर्की साहित्यकारों को अपने दरबार में बुलाया था। तो वो कौन थे, यूसुफ आदिल शाह थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किसके संरक्षण में चित्रों ने कुरान शरीफ, अनवर शुरह, यूसुफ जुलेखा जैसे ग्रंथों को चित्रित कराया था। जैसा कि अभी पता है चला कि जो यूसुफ आदिल शाह थे उन्होंने ही साहित्यकारों को बुलाया था, तो ऑब्वियसली उन्होंने ही चित्रित कराए होंगे ईरान शरीफ, अनवर शुरह, यूसुफ जुलेखा। तो ये चीज़ कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जो अनवर सुलेह है वह किस राज्य से संबंधित है। तो वो किस राज्य से है, बीजापुर राज्य से। और किसके समय में चित्रित कराई गई थी यानी बनवाया गया था, तो यूसुफ आदिल शाह के समय में। नेक्स्ट है कि जो यूसुफ आदिल शाह के जो पुत्र थे वो कौन थे। तो वो थे इस्माइल, जो कि फेमस चित्रकार भी थे। और उनकी जो पत्नी थी चांद बाई, वो भी बहुत अच्छी चित्रकार थी, कलापारकी भी थी और एक विदुषी भी थी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। उनका जो समय माना जाता है इस्माइल आदिल शाह का वो था 1558 से 1580 का। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे जितने ज़्यादा फेमस क्वेश्चन बनते हैं वो या तो संस्थापक और चित्र संग्रहालय से बनते हैं, जो फेमस चित्र होते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि जो इस्माइल आदिल शाह थे वे क्या थे, फेमस चित्रकार। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अली आदिल शाह प्रथम का इतिहास प्रसिद्ध बेगम थी। कौन थी वो, तो चांद बीबी या चांद सुल्ताना, उन्हें दो नामों से जाना जाता था। चांद बीबी का मकबरा कहाँ पर है। कभी कभी आपसे फ्रेंड्स पूछ लिया जाएगा कि जो चांद बीबी है उनका मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो वो किस राज्य में, अहमदनगर में स्थापित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, मोहम्मद आदिल शाह में। कभी कभी फ्रेंड्स आपसे सीधा ये पूछ लिया जाएगा कि जो गोल गुम्बद है वह कहाँ पर बना हुआ है। तो वो बीजापुर में बना हुआ है। गोल गुम्बद क्या है ये भी पूछ लेगा, तो वो बीजापुर के सुल्तान के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये चीज़ भी पूछ ली जाएगी, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो गोल गुम्बद का निर्माण है वो किसने कराया था, तो वे फारसी वास्तुकार थे दाबुल के याकूत ने। किसने, याकूत ने कराया था, जो कि दाबुल के रहने वाले थे। और कब कराया था, 1656 में कराया था। ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना, सन भी याद रखना। और किसने कराया था, याकूत ने कराया था। किस, वो कहाँ से संबंधित है, फारस के वास्तुकार थे दाबुल, यानी कि फारस के स्थान पड़ता है दाबुल, वो वहाँ से संबंधित थे।
नेक्स्ट हमारा कि अपनी स्थापत्य विशेषताओं के कारण दक्षिणी वास्तुकला का विजय स्तंभ माना जाता है। किसे माना जाता है विजय स्तंभ? गोल गुम्बद को माना जाता है, जिसके जो वास्तुकार थे याकूत थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो गोल गुम्बद है वह कहाँ स्थित है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि वो बीजापुर के कर्नाटक में है। किसी चित्र को अली सराहिन हीरो ने सजाया था, यानी किस चित्र को अली सराहिन हीरो ने सजाया था, वो कौन थे? निज़ाम अल मुल्क आसिफ शाह द्वितीय के व्यक्ति चित्रों को किसको चित्रित किया था? निज़ाम अल मुल्क आसिफ द्वितीय को व्यक्ति चित्रों को किया था। किसने? अली सराहिन हीरो में सजाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस भाषा के संगीत प्रेम के कारण रागमाला पर अनेक चित्र बीजापुर में गुजरात राजपूताने के प्रभाव से बने थे, तो कौन थे वो? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय थे। अगर फ्रेंड्स आपसे ये सीधा पूछा जाता है कि किस बादशाह के संगीत प्रेम के कारण जो रागमाला थी उनके जो चित्र बीजापुर में गुजरात राजपूतान के प्रभाव से बने थे, एक तो बीजापुर था और गुजरात के राजपूताना से प्रभावित बन के बने थे। कौन थे वो? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय थे। ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो इब्राहिम आदिल शाह के समय में बीजापुर जिले के कुमातगी में बना हुआ क्या था, जो भी मैंने अभी ऊपर बताया था कि दारा ग्रह के एक समय में भित्ति चित्र बना हुआ था, इसमें सबसे जो प्रसिद्ध चित्र था कौन था? तो वो था चौंगान वाला। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत बार पूछा गया है, तो आप ये चीज़ ज़रूर याद रखना, कहाँ पे बना था, किसके समय में बना था। नेक्स्ट है कि बीजापुर शैली का उत्कर्ष काल, ये भी पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीजापुर का उत्कर्ष काल क्या था, यानी कि किस शासक के समय का था? तो वो था इब्राहिम आदिल शाह के समय में, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे दुर्ग बनवाए थे और भवन बनवाए थे और कुछ साहित्यकारों को बुलाया था अपने यहाँ पर जो काम करवाए थे, तो सबसे ज़्यादा जो काम हुआ था इनके ही समय में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि जहांगीर ने एक सबीब किसे भेंट किया था, तो किसे किया था? वो थे इब्राहिम आदिल शाह को किया था। कभी कभी पूछा जाता है, या तो वो जब मुग़ल शैली पूछी जाती है तब भी पूछा जाता है, या फिर ये दक्षिण शैली पूछी जाती है तब भी पूछा जाता है, क्योंकि वे दक्षिण शैली से संबंधित थे और जो जहांगीर हैं वो मुग़ल शैली से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा कि बीजापुर की कला पर किन किन शैलियों का प्रभाव था, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि फ़ारसी, ईरानी, तुर्की अपभ्रंश शैली तथा विजयनगर की कला का, राज्य जो विजयनगर था उसकी कला का प्रभाव था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, ईरानी चित्रों का संग्रह करने वाले किसी एक शासक का नाम बताइए, तो वो कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह थे, जो कि बीजापुर से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। कभी कभी फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा कि जो बीजापुर से संबंधित इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय थे उनका जो फेमस ग्रंथ कौन सा था, वो थे नौरश, यानी कि किताब नौरश। या तो आपसे किताब दे दी जाएगी या फिर आपको इन शासक का नाम दे दिया जाएगा। किताब नौरश का परिचय किसने दिया था, तो वो कौन थे? कवि ज़ुहरी ने इसका परिचय दिया था। नेक्स्ट है हमारा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जिनका समय जो माना जाता है वो 1580 से 1627 माना जाता है, किस उपाधि से विभूषित थे, यानी ये इनको जो कौन सी उपाधि जो दी गई थी वो कौन सी थी? वो थी ध्रुपद। या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो बीजापुर के कौन से शासक थे जिन्हें ध्रुपद की उपाधि दी गई थी, वो कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय थे। नेक्स्ट है कि नौरश नगर की स्थापना किसने की थी, तो वो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा ही की गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था, तो कौन था? फारूक बेग थे। इन्होंने बहुत सारे व्यक्ति चित्र बनाए थे जिन्हें पोर्ट्रेट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है हमारा, किस मुगल चित्रकार का बीजापुर की आदिल शाही सुल्तानों से संपर्क हुआ था, तो वो कौन थे? हासिम जो थे वो मुगल चित्रकारों का बीजापुर के आदिल शाह सुल्तानों से संबंध था, वो कौन थे? हासिम जो थे वे मुगल चित्रकार थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि जो बीजापुर में 150 मील दूर 1583 ईस्वी में कलाकृतियों की एक दुकान किसने स्थापित की थी, तो वो जो की थी वो जेम्स स्टोन ने की थी, बीजापुर से 150 मील की दूरी पर। अगर आपसे सन पूछा जाता है
तो 1583 में की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो दक्षिण शैली मूलतः कहाँ केंद्रित है, यानी कि प्रॉपर किस स्थान पर है, तो वह है बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि पाश्चात्य शैली में निर्मित किसी एक चित्र का नाम बताइए, तो वो कौन सा चित्र था? उद्यान में राजकुमारी। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि ईरानी चित्रों का संग्रह करने वाले किसी एक शासक का नाम बताइए, वो कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।